क्या शादी के बाद एक बेटी का अपने मायके से रिश्ता बदल जाता है? समाज की दीवारें जब रिश्तों को कमजोर करने लगे, तब क्या एक पति खड़ा हो सकता है अपनी पत्नी के साथ? ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेटी की है जिसे मुश्किल घड़ी में अपने माता पिता के साथ होने का फर्ज निभाना था। और ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसने पुरानी सोच को चुनौती देकर रिश्तों की नई मिसाल पेश की। पढ़िए ये दिल छू लेने वाली गाथा और जानिए क्यों इस कहानी का हर किरदार आपके दिल में जगह बना लेगा और क्यों आप भी का उठेंगे, भाई दामाद हो तो ऐसा। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूं। एक बार फिर से दोहराना, मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूं। यह क्या बचपना लगा रखा है अभिनव? ट्रेन का समय होने वाला है, आप अब उतर जाइए। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारी अपने घर से जिम्मेदारी खत्म। वहां तुम्हारे मम्मी पापा का शरीर बुखार से तप रहा है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम दोनों घर परिवार का बराबर ध्यान रखो। ट्रेन की सीट पर तनाव से भरी पत्नी शीतल का हाथ नजाकत से सहलाते हुए अभिनव ने कहा, जी समझ गई, अब उतर जाएं, वरना मेरे साथ साथ आप भी रायपुर पहुंच जाएंगे। फिर मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? देखिए, गाड़ी चलने लगी है। अचानक अपने माता पिता की तबीयत खराब हो जाने से परेशान शीतल चंद मिनटों में अपने मायके के लिए रवाना होने वाली है। उनकी 5 साल की बेटी परी इतने दिन बिना उसके पहली बार अकेले रहेगी। यह सोच उसका कलेजा पहले से ही छटपटा रहा था। तुम निश्चित होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। अभिनव पल पल चलती ट्रेन के साथ कहते कहते शीतल का हौसला बढ़ाते चले गए। आपके भरोसे मान जी, बाबूजी की जिम्मेदारी छोड़े जा रही हूँ। उन्हें मेरी अनुपस्थिति में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुरझाया चेहरा लिए शीतल बेप्सी से अभिनव की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम परेशान मत हो, पहुंचकर फोन करना। अभिनव के पैर अब तेज रफ्तार पकड़ती ट्रेन के सामने कमजोर पड़ने लगे और वह वहीं थमकर उसे अपना हाथ दिखा विदा करने लगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। भरी आंखों से शीतल अभिनव के ओझिल होते तक उसे निहारती रही। वापस अपनी सीट पर बैठ मन ही मन वह प्रकृति को धन्यवाद देने लगी। क्या यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि कुल 4 बहनें होने पर भी आज उसे अपने परिवार में एक बेटा न होने की कमी नहीं खल रही थी। उसे उन क्षण बचपन से सुनते आए अपने माँ पिता को वो चुभन भरे ताने एकाएक याद आने लगे। बिना बेटे बहू के आपका बुढ़ापा कैसे बीतेगा? ये बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल में व्यस्त हो जाएंगी। आपकी जरूरत के समय उनसे आपके साथ खड़े रहने की उम्मीद लगाना बेकार की बात है। वे अपने ससुराल का ध्यान रखेंगी या अपने मायके का? सास ससुर, पति, बच्चों की जिम्मेदारी से खाली होंगी तब तो आप आएंगी। अगर ससुराल वाले ही मना कर देंगे तो क्या घर में महाभारत रचाकर उनका आना मुमकिन होगा? आप अपनी दूसरी व्यवस्था करके रखिएगा, वरना आगे चलकर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पर आज अभिनव का ऐसा रूप देखकर उसका मन भर आया। शुरुआत में वे छोटी मोटी बात पर मायके जाने की उसकी जिद को नजरअंदाज कर दिया करते थे। उसे भी महसूस हुआ कि बाकी जीजू की तरह अभिनव को भी उसका मायके बार बार जाना पसंद नहीं। फिर धीरे धीरे शीतल ने ही उनसे कहना बंद कर दिया। अब मुश्किल से केवल साल में एक बार जाने का मौका मिल पाता था। आज घरवालों की इस कठिन परिस्थिति में भी उनके पास कोई भी बहन मौजूद नहीं हो पा रही थी। सब अपनी अपनी समस्याओं में उलझी हुई थी। यह बताने पर कि उसके माँ पिता ने अपनी कामवाली बाई को पूरे दिन के लिए रख लिया है, तो अभिनव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि बेटा हो या बेटी,
अगर जरूरत पड़ने पर उनके खुद के बच्चे सहारा ना बन सके तो फिर किस काम के। उसे बिना बताए तुरंत उसके अकेले का टिकट कटाकर अगले ही दिन भेजने का फैसला कर लिया। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अगर उसे आज अभिनव और अपने सास ससुर का साथ न मिलता तो शायद वह भी न उनके पास पहुंच पाती। उन्हीं की जिद थी कि वह मायके जाकर उनका तसल्ली से इलाज पानी करवा कर ही लौटे। उसने जब सास ससुर उनकी और परी का हवाला दिया तो अभिनव कहते हैं, तुम्हें इस घड़ी में उनके साथ होना चाहिए। मैं मानता हूं कि तुम्हारे बिना कुछ दिन मुश्किल होगी, पर फिर सब मैनेज हो जाएगा। यह कहना उनके लिए शायद आसान होगा, पर जब करेंगे तब समझ पाएंगे कि इस कभी ना खत्म होने वाली जंग में दो पल का चैन नहीं मिलता कि अगली जंग फिर सामने आ खड़ी होती है। इतना भी सोच विचार नहीं किया कि अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे। वह बखूबी जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में सबको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बेटी के 1000 खाने के नखरे, सास ससुर की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समय पर दवाई की याद, सबका फरमाइशी खाना पीना, घर का राशन, बाई का काम देखना आदि आदि। इन सब के बाद उन्हें ऑफिस का काम भी करना होगा। ट्रेन की खिड़की के बाहर सीट में अपनी गर्दन टिकाए वह खुले आसमान में बादलों को अठेलियां करते हुए देख यह सब सोचकर यही मनाती रही कि माम पापा जल्दी ठीक हो जाएं और वह अपनी ससुराल समय से वापस लौट आए। यह विचार करते उसकी रात गुजरती रही और अगली सुबह स्टेशन पर उतरते ही ऑटो पकड़ अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसने अपने घर में आने की जानकारी नहीं दी थी, वरना वे लोग उसे आने के लिए मना कर देते। घर पहुंची नहीं कि उसे देख मां ने सवाल पर सवाल बिछा दिए। शीतल, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? और परी कहाँ है? मम्मी, मैं अकेले आई हूं। अभिनव उसे संभाल रहे हैं। आस पड़ोस के लोग और बाई भी है। तुम अपनी गृहस्थी क्यों बिगाड़ कर आई हो? वहां तुम्हारे सास ससुर हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? माँ, तुम चिंता मत करो। अभिनव है ना, वे सब देख लेंगे। एक मर्द से घर संभालने की उम्मीद करना मैं तो ना कर सकती। अब आ गई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बेटी, आज हम दोनों को कई डॉक्टरों को दिखाना है। यहाँ से वहां अकेले ऐसी हालत में तुम्हारी माँ और खुद को लेकर कहां कहां भटकता। अच्छा किया जो सही समय पर आ गई। आप नहीं समझेंगे। माँ तो आने के लिए मना ही करेगी। शीतल को भीतर से लगा कि उसने यहाँ आकर एक नेक काम किया। कुछ देर आज उसे क्या क्या करना है उन दोनों के साथ प्लान कर वह अभिनव को फोन लगाने लगी। हेलो, मैं आराम से पहुंच गई थी। तुम कैसे हो? मां जी, बाबूजी और परी सब कैसे हैं? सब ठीक है। तुम यहाँ की चिंता मत करो। मैं ऑफिस के लिए थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। सभी ने अपना खाना खुद निकाल कर खा लिया है। माँ ने बाई से सारा काम करवा लिया। बाबूजी खुद दोनों की दवाई निकाल कर समय से खाने की याद रख रहे हैं। और परी, तुम जैसा करती हो हम सबको अगली चीज करने की याद दिला रही है। हमारी बच्ची इतनी समझदार हो गई है, यकीन नहीं होता। शीतल मुस्कुराती हुई आश्चर्य से कहने लगी। तुम न जाती तो पता ही न चलता कि यह लड़की बिना कुछ कहे या टोके अपने सभी काम खुद से कर सकती है। और तुम विश्वास नहीं करोगी, आज उसने बिना नखरे किए कद्दू की सब्जी अपने हाथों से खाई है। जो सुधार मैं महीनों से नहीं कर पाई वह आपने एक दिन में ही कर दिखाया। मान गई आपको डोट। तुम्हारा धन्यवाद। मैंने कहा था ना, सब मैनेज हो जाएगा। अब तुम जब वापस आओगी तो सबकी आदतें बिल्कुल ऐसे ही रहने देना। तभी अपना टीचिंग जॉब वापस चालू करने की सोच सकती हो। आपने सही कहा। सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द शुरू कर पाऊंगी। चलो, तुम ध्यान रखो वहां। मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ठीक है,
अभिनव की बातें सुनकर मानो उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वहां सब अपने पति को अच्छे से संभाला हुआ पाकर वह अपने आप निश्चिंत होने लगी। आज अपने पति के प्रति अलग सा प्यार और झुकाव होते उसे महसूस हुआ। सभी डॉक्टरों को दिखाकर रात हो गई। यह अच्छा रहा कि कुछ बड़ी बात नहीं निकली। बस 2 हफ्ते की दवाइयां और आराम भर से उनके जल्दी ठीक हो जाने का आश्वासन पाकर वे सब बहुत खुश हुए। वहां कुल 10 दिन बिताने के बीच शीतल को अपने बचपन के वो सभी क्षण याद आ रहे थे जब कभी वे बहनें बीमार पड़ती या चोटिल होती थी और कैसे उनकी मां दिन रात सेवा में लगी रहती। पिता नियम से काम पर जाने से पहले उन्हें कड़वी दवाई के घूंट बड़े प्यार से पिलाकर जाया करते थे। तब उन्हें उनके साथ और प्यार की कितनी जरूरत थी। उनके बिना वे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहीं वे शीतल को एकाएक अपने समक्ष पाकर और इतने संवेदनशील दिल का दामाद पाकर बहुत खुश महसूस कर रहे थे। यह बात तो पक्की थी कि बिना उनके सहयोग व आश्वासन के बगैर कोई भी बेटी अपना घर-बार इतने दिन ऐसे छोड़कर आने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत सुन आसपास के रिश्तेदार और समाज के लोग एक के बाद एक उनसे मिलने घर आने लगे। शीतल को बिना बिटिया के मुस्कुराते हुए देख उनके साथ हर पल साए की तरह मौजूद पाकर सब हतप्रभ रह गए। सब उससे तरह तरह की पूछताछ करते नहीं थक रहे थे। सभी सवालों की झड़ी के जवाब दे देकर उसे पता नहीं क्यों भीतर ही भीतर ऐसा पति पाकर सम्मानित महसूस हो रहा था। क्या एक पति का ऐसा हृदय दिखाना क्या इतनी बड़ी बात है? वैसे देखा जाए तो पीढ़ियों से यही काम एक बहू आजीवन बड़ी निष्ठा से करती आ रही है। क्या तब भी औरों के लिए एक औरत का इतना त्याग करना इतना ही आदरकारी कार्य माना जाता है? खैर, माता पिता ने हर किसी के सामने प्रफुल्लित हो अपने दामाद की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उन्होंने ही जिद कर शीतल को हमारे पास अकेले यहाँ भेजा और अगली ही ट्रेन से इतने दिनों के लिए हमारे पास निश्चिंत हो हमारा ख्याल रख रही है। तो फिर क्या था? सबने केवल एक बात दोहराई, भाई दामाद हो तो ऐसा, भाई दामाद हो तो ऐसा। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसे बस घर की बहू के रूप में ही क्यों देखा जाता है? जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने कलेजे का टुकड़ा समझा, हर सुख दुख में चट्टान की तरह साथ दिया, इतने संस्कार और सामंजस्य की घुट्टी पिलाई कि वह ससुराल जाकर एक आदर्श बहू की उपाधि प्राप्त कर सके। फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी मुश्किल घड़ी में या बुरा वक्त आने पर उसे उसके ही जन्मदाता से पराये की तरह बर्ताव करने के लिए दबाव डाला जाता है? इस बात को क्यों अहमियत नहीं दी जाती कि वह एक पत्नी भूमा के साथ साथ किसी की बेटी भी है? 10 दिन कैसे बीत गए शीतल को पता ही नहीं चला। मां बापा अब काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। विदाई का पल हमेशा की तरह भावुक था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। वह सिर्फ अपनी मां बापा के ठीक होने से ही खुश नहीं थी, बल्कि इस बात से भी आश्वस्त थी कि पीछे उसका घर अभिनव ने बखूबी संभाला है। बेटा, अब घर संभालना। बहुत दिन हो गए तुम्हें गए हुए, मां ने आंखें पोंछते हुए कहा। आप चिंता न करें मां, सब ठीक है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटी, दामाद जी का ख्याल रखना। उन्होंने हम बूढ़ों का इतना ख्याल रखवाया है। एक हल्की मुस्कान के साथ शीतल ने विदा ली। ट्रेन में बैठते ही मन फिर से ससुराल पहुंचने की जल्दी करने लगा। परी कैसी होगी? मांझी बाबूजी का शुगर और बीपी कंट्रोल में होगा या नहीं? अभिनव ने ऑफिस के साथ साथ घर कैसे संभाला होगा? वही पुरानी चिंताएं सर उठाने लगी। लेकिन पिछले 10 दिनों में फोन पर अभिनव से हुई बातचीत याद आते ही मन को ढाढ़स बंध जाता। आखिरकार ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर अभिनव,
मांझी और परी तीनों खड़े थे। परी उसे देखते ही दौड़कर गले लग गई। मम्मा, आप आ गई। उसकी नन्ही बाहों का घेरा शीतल को दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान लगा। मांझी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। आ गई, बहू। कैसी है अब तुम्हारी माँ की तबीयत? जी, मांझी, वे अब काफी ठीक है। पिताजी भी बेहतर हैं। अभिनव के चेहरे पर भी राहत और खुशी थी। घर पहुंचकर शीतल ने देखा कि घर पहले की तरह ही व्यवस्थित था, शायद थोड़ा ज्यादा ही। परी अपने खिलौने खुद समेट रही थी। मांझी और बाबूजी समय पर अपनी दवाइयां लेते दिखे। रसोई में बाई अपना काम कर रही थी, जिसे अभिनव ने शायद पिछले दिनों में और भी ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था। सब कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? शीतल ने आश्चर्य से पूछा। अभिनव मुस्कुराए। क्या कहा था मैंने? सब मैनेज हो जाएगा, बस थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ता है। हाँ बहू, दामाद जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह हमें दवाइयां याद दिलाते, परी को स्कूल के लिए तैयार करते, अपना ऑफिस का काम भी करते, शाम को आकर फिर घर का काम देखते। बाई है, पर कुछ चीजें तो उन्हें ही करनी पड़ती थी, मांझी ने गर्व से कहा। और मम्मा पापा ना मुझे कहानियां सुनाते थे और मैंने खुद से ड्रेस पहनी थी, परी ने उत्साह से बताया। शीतल को लगा जैसे वह किसी दूसरे घर में आ गई है। जिस घर में उसे हमेशा सबकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए सचेत रहना पड़ता था, वहां अब हर कोई काफी हद तक आत्मनिर्भर दिख रहा था। खासकर परी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद घर में सब कुछ पटरी पर आ गया। शीतल ने देखा कि अब उसे हर छोटी चीज के लिए टोकना नहीं पड़ता था। मांझी और बाबूजी अपनी दवाइयों और खाने का समय खुद याद रखते। परी अपने होमवर्क और खेलने का समय मैनेज करने लगी। अभिनव भी घर के कामों में पहले से ज्यादा हाथ बंटाने लगे थे। एक शाम चाय पीते हुए बाबूजी ने कहा, शीतल, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी जिम्मेदारियां अकेले उठाती हो। हम तो बस तुम्हें सब करते हुए देखते थे। मांझी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बहू, तुम्हारी अनुपस्थिति में ही समझ आया कि एक घर सिर्फ एक औरत से नहीं चलता, सबको मिलकर चलाना पड़ता है। शीतल को भीतर ही भीतर एक गहरा संतोष महसूस हुआ। यह सिर्फ उसके मायके जाकर मां बाप की सेवा करने की बात नहीं थी, यह उस सोच के बदलने की बात थी जो एक शादीशुदा बेटी को उसके माता पिता के प्रति उसके कर्तव्य से दूर करती है। अभिनव ने उसे वह मौका दिया था और बदले में इस अनुभव ने उनके अपने परिवार की नींव को और मजबूत कर दिया था। पापा सही कहते थे, बेटा हो या बेटी, जरूरत पड़ने पर बच्चे ही सहारा बनते हैं, अभिनव ने शीतल की ओर देखकर कहा। और तुमने साबित किया कि तुम एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और बहू भी हो। शीतल की आंखें भर आईं। समाज की बंदिशों और लोगों के तानों के बावजूद अभिनव और उसके ससुराल वालों ने उसे अपने मां बाप के साथ खड़े होने की हिम्मत दी थी। और इस अनुभव ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बदल दिया था। अब उसे विश्वास था कि वह अपनी टीचिंग जॉब भी शुरू कर सकती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी अब अकेले उसकी नहीं, बल्कि सबकी थी। भाई, दामाद हो तो ऐसा, यह बात अब उसके ससुराल वालों के लिए भी उतनी ही सच थी जितनी उसके मायके वालों के लिए। और इससे बढ़कर, भाई, परिवार हो तो ऐसा, यह एहसास सबसे ज्यादा सुकून देने वाला था। शीतल के मायके से लौटने के बाद घर का माहौल वाकई बदल गया था। जो काम पहले सिर्फ उसकी जिम्मेदारी माने जाते थे, अब उनमें पूरा परिवार हाथ बंटाता था। परी और भी समझदार हो गई थी।
और अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगी थी। मांझी और बाबूजी अपनी सेहत और दवाइयों को लेकर अधिक सचेत रहते। अभिनव ऑफिस के साथ साथ घर और परी की दिनचर्या में सक्रिय रूप से शामिल थे। इस बदले हुए तालमेल से शीतल को सुकून मिला। कुछ महीने बाद जब घर पूरी तरह व्यवस्थित हो गया और सबको एक दूसरे की नई आदतों की आदत पड़ गई, तो शीतल ने फिर से अपने टीचिंग जॉब के बारे में सोचना शुरू किया। अभिनव ने उसे पूरा समर्थन दिया। तुमने हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, अब अपने सपनों को पूरा करने का समय है, उन्होंने कहा। शीतल ने कुछ स्कूलों में आवेदन भेजा और जल्द ही उसे एक अच्छे स्कूल से बुलावा आ गया। वह उत्साहित थी, लेकिन मन में हल्की घबराहट भी थी। क्या वह घर और नौकरी एक साथ संभाल पाएगी? इसी बीच एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। पता चला कि उनकी पुरानी बीमारी थोड़ी बढ़ गई है और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहकर इलाज करवाना होगा। यह सुनकर घर में थोड़ी घबराहट फैल गई। शीतल फौरन सक्रिय हो गई। उसने मांझी को संभाला, अभिनव के साथ मिलकर अस्पताल जाने की तैयारी की। इस बार स्थिति अलग थी। पिछली बार जब उसके माता पिता बीमार हुए थे तो वह दूर थी और अभिनव यहाँ का घर संभाल रहे थे। इस बार जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की थी और वह यहीं मौजूद थी। मैं अस्पताल चलती हूँ, अभिनव। आप मांझी को संभालिए और परी का ध्यान रखिएगा, शीतल ने बिना सोचे समझे कहा। मांझी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। हाँ बेटा, तुम जाओ, हमें तुम पर भरोसा है, अभिनव ने शीतल का हाथ पकड़ा। हम सब मिलकर संभालेंगे। मैं सुबह ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा और शाम को अस्पताल आ जाऊंगा। मांझी परी के साथ घर पर रहेंगी। तुम वहां बाबूजी के साथ रहो। अगले कुछ दिन भागदौड़ भरे रहे। शीतल सुबह बाबूजी के पास अस्पताल जाती, उनकी देखभाल करती, डॉक्टरों से बात करती। दिन में अभिनव या कभी कभी मांझी भी अस्पताल आते। घर पर अभिनव और मांझी मिलकर परी और घर का काम संभालते। बाई भी मदद के लिए आती। शीतल ने देखा कि जिस तरह उसने मायके जाकर अपने माता पिता की सेवा की थी, उसी तरह अब वह अपने ससुराल के माता पिता की सेवा कर पा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इसमें पूरे परिवार का साथ मिल रहा था। अभिनव ने न सिर्फ घर संभाला था, बल्कि परिवार में आपसी सहयोग और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा कर दी थी। एक दिन अस्पताल में बाबूजी ने शीतल का हाथ थामकर कहा, बहू रानी, तुम तो सचमुच देवी हो। इस मुश्किल वक्त में तुम न होती तो पता नहीं क्या होता। शीतल मुस्कुराई, बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी जैसी हूँ, और अभिनव ने ही मुझे सिखाया है कि जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। बाबूजी मुस्कुराए। हाँ, दामाद जी की बात ही अलग है, उन्होंने तो परिवार को एक सूत्र में पिरो दिया। कुछ दिनों बाद बाबूजी ठीक होकर घर आ गए। घर में फिर से रौनक लौट आई। इस अनुभव ने परिवार के सदस्यों को और भी करीब ला दिया था। शीतल को अब पूरा यकीन था कि वह अपनी नौकरी कर सकती है, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी थी। यह सिर्फ दामाद के अच्छा होने की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे परिवार की कहानी थी जहां प्यार, समझदारी और आपसी सहयोग ने रिश्तों को नई परिभाषा दी थी। शीतल ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। सुबह वह ऑफिस जाती और शाम को घर आकर परिवार के साथ समय बिताती। अभिनव, मांझी, बाबूजी और परी सब उसकी मदद करते। घर और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह उस परिवार का एक मजबूत स्तंभ थी, जिसे सब मिलकर सहारा दे रहे थे। और इस एहसास से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। वाह, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे अक्सर हम रिश्तों को बनी बनाई परिभाषाओं में बांध देते हैं। एक बेटी
बहू या पत्नी होने के साथ साथ एक इंसान भी है जिसके दिल में सबके लिए जगह होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है या किसी ऐसे परिवार को देखा है जहां रिश्ते इस तरह प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।